जय हिंद। भारतीय सेना के आगामी जवानों, तो शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारा इंडियन आर्मी का बिल्कुल नया मॉडल टेस्ट पेपर बनाने का। गुड इवनिंग आप सभी को। रोज शाम 7 बजे जो है हम लोग इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर करते हैं और आज भी जो हम लोग शाम 7 बजे आर्मी जीडी का बिल्कुल नया मॉडल टेस्ट पेपर लगाने वाले हैं। मॉडल पेपर 2022 जो है आप सभी के लिए ये रहेगा। सभी को जो अपना बेस्ट स्कोर करना है। आज का जो आपका टारगेट है, यह देखो टारगेट 42 प्लस आज आप सभी के लिए होने वाला है। सभी को जो आज टारगेट 42 प्लस ये रहेगा। देखो भले ही ये जो पेपर है जीडी के पैटर्न पर तैयार किया हुआ है, लेकिन ये सभी के लिए है। जैसे में ट्रेड्समैन, टेक्निकल, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, सभी के लेवल में जो इस पेपर को बनाया गया है, बस केवल पैटर्न जो है वो जीडी का रहेगा। 30 जनवरी आर्मी परीक्षा स्पेशल टेस्ट पेपर होने वाला है आप सभी का, तो सभी को अटेंड करना और पूरा का पूरा अटेंड करना और बिल्कुल अपना टेस्ट लगाना है। मॉडल टेस्ट नंबर 5 है। 30 जनवरी वाली परीक्षा को टारगेट करते हुए तैयारी हमारी रहेगी और वर्दी आपकी होगी। बिल्कुल सभी को तैयारी करनी है और अपना अपना टेस्ट लगाना है। जल्दी से जो है आप सभी इस टेस्ट पेपर को शेयर कर देंगे अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और उसके साथ साथ जो अभी तक भी क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया वो सभी जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर देंगे, और जो अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये देखो आपको यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 मिला हुआ है आपको यहाँ पे। 1 नंबर सवाल है आपका, देखो कि लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है। विच इंडियन क्रिकेटर इज नोन एज लिटिल मास्टर। सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, सुनील गावस्कर या फिर मोहिंदर अमरनाथ। निम्नलिखित में से किसे जो है लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या होगा। निम्न में से किसे जो है लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं, तो वो है देखो सुनील गावस्कर जी। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी सुनील गावस्कर। जिन्होंने भी आंसर किया सी को उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो ये दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। कमलजीत संधू, कर्णम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल या फिर मैरी कॉम। निम्नलिखित में से वह कौन सी खिलाड़ी है, कौन सी भारतीय महिला है जिनके द्वारा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पहली बार जीता गया था। सभी को जो है इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जो जुड़ने का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सभी जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो है देखो कमलजीत संधू। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन ए कमलजीत संधू। जिनका भी आंसर है ए को, उन सभी ने बिल्कुल सही यहाँ पे किया हुआ है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। ये सवाल है देखो कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। 11 मार्च, 11 जुलाई, 11 अगस्त या फिर 10 जनवरी। निम्नलिखित में से किस दिन जो है प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया जाता है। जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा, प्रतिवर्ष जो विश्व जनसंख्या दिवस है यह किस दिन मनाते हैं। तो यह देखो मनाया जाता है 11 जुलाई को। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी 11 जुलाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यह आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखो अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच कंट्री। स्कॉटलैंड, रूस, चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसका टेबल टेनिस एक प्रमुख राष्ट्रीय खेल है। सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो चलिए जल्दी से बताइएगा क्या होगा। टेबल टेनिस जो है निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो जो टेबल टेनिस है यह देखो राष्ट्रीय खेल है चाइना का, यह राष्ट्रीय खेल है चीन का। जिनका भी आंसर है सी को, उन सभी ने बिल्कुल सही किया हुआ है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो ये सवाल है आपका कि अष्टाध्यायी निम्न में से किसकी रचना है। अष्टाध्याय इज द कंपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पतंजलि, पनिनी, कौटिल्य या फिर भारद्वाज। निम्न में से किसके द्वारा जो है अष्टाध्यायी की रचना की गई। चलिए सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा। जो अष्टाध्यायी है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, तो जो अष्टाध्यायी है इसकी रचना की है देखो पनिनी ने। जिनका भी आंसर आया हुआ है ऑप्शन बी को, उन सभी ने यहाँ पे बिल्कुल सही बताया है। ध्यान में रखिएगा कि जो आपको पीडीएफ दी जाएगी यहाँ पे बी कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे बी होगा। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे आपका देखो यह आपको दिया गया है कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान इज गिवन फॉर द स्पेसिफिक वर्क ऑफ विच फील्ड। नृत्य, साहित्य, नाट्य अभिनय या फिर फिल्म निर्माण। किस क्षेत्र में जो है सरस्वती सम्मान से नवाजा जाता है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें सरस्वती सम्मान दिया जाता है, तो जो सरस्वती सम्मान इसको किस क्षेत्र में देते हैं। सभी लोग को करना है और बिल्कुल सही बताना है। जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे। जो सरस्वती सम्मान है यह देखो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी
साहित्य, जिनका भी आंसर आया बी को उन्होंने बिल्कुल सही यहाँ पे किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो अगला सवाल आपको मिला हुआ है, ये सवाल है आपका यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्न में से किसने बनाया था? हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन्ड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर पिंगली वेंकैया? निम्न में से किसके द्वारा जो है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, तो चलिए जल्दी से बताइएगा, बिना किसी मिस्टेक के साथ जो है सभी को बिल्कुल सही करना है। तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है यह देखो तैयार किया गया था पिंगले वेंकैया के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। जिनका भी आंसर डी को आया है आप सभी ने बिल्कुल सही किया हुआ है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इवेंचुअली ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी? कावेरी, नर्मदा, गंगा या फिर यमुना? पूछा हुआ क्वेश्चन इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, 2021 का पेपर का है। सभी लोग को करना और बिल्कुल सही बताना है, निम्न में से कौन सी नदी है जो कि अंततः अरब सागर में जाकर गिरती है? चलिए सबको ही करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, तो चलिए जल्दी से बताइएगा और बिल्कुल सही कीजिएगा। तो वह नदी जो कि अंततः अरब सागर में जाकर गिरती है वह नदी है देखो नर्मदा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी नर्मदा। जिनका भी आंसर आया बी को नर्मदा को बिल्कुल सही जो है आप सबने यहाँ पे बताया हुआ है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो ये सवाल जो है आपसे किया हुआ है, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज द लीस्ट एरिया? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? निम्न में से वह कौन सा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है? सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है, तो चलिए जल्दी से करेंगे और बताएंगे निम्न में से वह कौन सा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है? या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते हो कि वह कौन सा महाद्वीप है जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है? चलिए जल्दी से करेंगे। तो वह महाद्वीप जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है या फिर जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है वो है देखो ऑस्ट्रेलिया। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और यदि आपसे सबसे बड़ा कभी पूछ दे तो सबसे बड़ा में याद रखेंगे एशिया होता है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये सवाल है देखो, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन कॉल्ड? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 66 इंटीजर 1/2 डिग्री अक्षांश या फिर 180 डिग्री देशांतर? जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है यह निम्न में से किसको बोला जाता है? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, तो चलिए जल्दी से बताइएगा और बिना किसी मिस्टेक के साथ अपना अपना आंसर बताइएगा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यह देखो 180 डिग्री देशांतर, यह जो है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल देखो आपसे यहाँ पे किया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये है देखो कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? When was the railway system established in India? 1969, 1753, 1953 या फिर 1853? भारत में जो रेलवे तंत्र है इसको कब स्थापित किया गया था? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, किसी से भी जो है मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, सभी की आंसर बिल्कुल सही होनी चाहिए। चलो जल्दी से करोगे और सभी लोग बताओगे क्या होगा यहाँ पे। तो भारत में जो रेलवे तंत्र है यह देखो स्थापित किया गया था कब? तो यह स्थापित किया गया था 1853 में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। एक चीज सबको ध्यान में रखना, पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन रेलवे कौन है? ठीक है, क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपका कि फादर ऑफ इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ इंडियन रेलवे जो है यह देखो किसको बोलते हैं? तो ये सबको याद रखेंगे, ये जो है बोला जाता है देखो लॉर्ड डलहौजी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंडियन आर्मी ने की हुई है। फादर ऑफ इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे का पिता किसे बोलते हैं? तो यह लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह जो है आपसे किया गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई लोकेटेड? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई? निम्न में से किस स्थान पर जो है आरबीआई का मुख्यालय है? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, तो चलिए जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो आरबीआई का जो मुख्यालय है यह देखो स्थित है मुंबई में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी मुंबई। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो दिया हुआ है, अगला सवाल आपसे किया हुआ है, ये क्वेश्चन है देखो कि भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या फिर व्यापार क्षेत्र? भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसका प्रमुख स्रोत क्या है? चलिए सबको ही करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, तो चलिए जल्दी से बताइएगा, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसका जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? तो वो है देखो सेवा क्षेत्र। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र, सर्विस एरिया। हो गया सभी का।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखेंगे टैक्स के रूप में जो है सबसे ज्यादा भारत की राष्ट्रीय आय का स्रोत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये सवाल है, देखो ये सवाल आपसे किया हुआ है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डू इंडियन सिटीजन करेंटली हैव। 6, 7, 8 या फिर 9। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को जो है कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, मिस्टेक कोई भी नहीं करेगा। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार हैं, यह देखो कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है, देखो यहाँ पे ये आपसे किया हुआ है कि निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लॉज बिटवीन विंध्य सतपुड़ा रेंजेज। चंबल, केन, बेतवा या फिर नर्मदा। निम्न में से वह कौन सी नदी है जो कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। सबको करना है और बिल्कुल सही बताना है, बिल्कुल जल्दी से करेंगे और सही बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, तो वह नदी है देखो नर्मदा। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी नर्मदा। चलो जीके के जो है 15 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे जीएस के क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर सवाल आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है। यह देखो आपको दिया गया है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। अग्नाशय है या फिर ऑटू या फिर पीयूष, इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड भी लिखते हैं, या फिर पलीहा। चलिए सबको बताएंगे क्या होगा। मानव शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जिसको कि मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो मानव शरीर की वह ग्रंथि कौन सी है बताएंगे सभी लोग करेंगे। मानव शरीर की वह ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं वो है देखो पीयूष ग्रंथि, जिसको कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, देखो यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है कि इंसुलिन है एक प्रकार का। इज इंसुलिन अ टाइप। नमक, हार्मोन, एंजाइम या फिर विटामिन। इंसुलिन जो है क्या है, सभी को करना और बिल्कुल सही बताना और जल्दी से बताएंगे क्या होगा। इंसुलिन जो है क्या है, तो जो इंसुलिन है क्या होगा। देखो जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया सभी जरूर लाइक बटन प्रेस करिए। उसके साथ साथ सभी जल्दी से शेयर करेंगे अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट कर देंगे। तो इंसुलिन जो है यह देखो एक प्रकार का हार्मोन है। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी हार्मोन हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये सवाल आपसे किया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। विच पार्ट ऑफ द आई इज यूज्ड इन आई डोनेशन। रेटिना, कॉर्निया, नेत्र लेंस या फिर संपूर्ण आंख। नेत्रदान में जो आंख है, आंख का कौन सा भाग प्रयोग होता है। सभी लोग को करना और बिल्कुल सही बताना है और जल्दी से बताएंगे। नेत्रदान में जो है आंख का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है। तो जो नेत्रदान है इसमें देखो आंख का कौन सा भाग प्रयोग करते हैं, तो यह भाग है आपका कॉर्निया। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी कॉर्निया। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखो यह आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य मानव शरीर का तापमान होता है। व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर डी में है नन ऑफ दिस। सामान्य मानव शरीर जो है इसका तापक्रम कितना होता है। सभी लोग को करना और बिल्कुल सही बताना है, कोई भी जो है यहाँ पे मिस्टेक नहीं करेगा, बिल्कुल सही जो है अपना अपना आंसर रखिएगा। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है, तो जो सामान्य मानव शरीर है इसका जो तापक्रम है यह कितना है, तो यह देखो होता है 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी। इसी को याद रखना कि इसी की जगह पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आपको आंसर में मिल सकता है। दोनों में से कोई एक ही मिलेगा और सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल ये है आपका यहाँ पे देखो। अगला सवाल आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। हु क्वाइंड द टर्म विटामिन। मेंडल, पास्चर, फंक या फिर लेनेक। निम्न में से किसके द्वारा जो है विटामिन शब्द का प्रयोग किया गया। विटामिन शब्द को किसने दिया था। 20 नंबर सवाल है आपका, सभी का आंसर आना चाहिए और बिल्कुल सही आना चाहिए। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। तो विटामिन शब्द जो है यह देखो दिया गया फंक के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी फंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको मिला हुआ है, ये सवाल है देखो क्वेश्चन किया गया है कि प्लेग किससे होता है, किसमें फैलता है। व्हाट स्प्रेड्स द प्लेग। जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या फिर इनमें सभी। जो प्लेग है यह किसके कारण फैलता है, जो प्लेग है यह किसके वजह से होता है। सभी लोग आंसर करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, कोई भी जो है यहाँ पे मिस्टेक नहीं करेगा। चलिए जल्दी से अपना अपना आंसर रखिएगा क्या होगा। तो प्लेग जो है यह देखो फैलता है किसकी वजह से, तो यह फैलता है आपका जीवाणुओं की वजह से। जिनका भी आंसर है ऑप्शन ए को, जीवाणु को।
उन सब ने यहाँ पे बिल्कुल सही किया है। चलो अगला सवाल दिया हुआ है, देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला हुआ है, ये है कि निम्न में से कौन सा एक कीटनाशक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिसाइड? क्या होगा यहाँ पे? डीडीटी, टीएनटी, एचसीएल या फिर वीसीआर? निम्न में से कौन सा है जो कि एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है? बताएंगे सभी लोग कौन सा जो एक प्रकार का कीटनाशक है। तो निम्न में से जो कीटनाशक के रूप में जाना जाता है वो कौन है? तो वो है देखो डीडीटी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए डीडीटी। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये सवाल आपसे किया गया है। क्या क्वेश्चन है कि शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक्शन? किण्वन, उत्प्रेरण, संयोजन या फिर विस्थापन? जो शराब है, शराब का जो निर्माण है यह किस क्रिया के फलस्वरूप होता है? चलिए सबको ही करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे और जल्दी से बताइएगा। शराब का जो निर्माण है यह किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो जो शराब है इसका देखो निर्माण होता है फर्मेंटेशन के कारण, इसका निर्माण होता है किण्वन की क्रिया के कारण। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो कि निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस? हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन या फिर आर्गन? निम्न में से वह कौन सी गैस है जो कि एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, तो जल्दी से करिएगा और बताइएगा क्या होगा। निम्न में से कौन सी ऐसी है जो कि एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो वो है देखो आपका हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है यह एक नोबेल गैस की श्रेणी में नहीं आता है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि है आपका देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया हुआ है, ये सवाल है प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, आया हुआ है। जल का शुद्धतम रूप है, व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर? नल का जल, वर्षा का जल, भौम का जल या फिर आसुत जल? निम्न में से वह कौन सा है जो कि जल का एक शुद्धतम रूप है? निम्न में से जल का एक शुद्धतम रूप क्या होता है? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, तो चलिए जल्दी से बताइएगा जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जो है वह देखो रेन वाटर है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी वर्षा का जल। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि है आपका यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है आपका यहाँ पे? यह देखो मिला हुआ है कि शैंपेन और सोडा के बुलबुले होते हैं, शैंपेन एंड सोडा है बबल्स किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, हाइड्रोजन के कारण, नाइट्रोजन के कारण या फिर जो आपका ऑप्शन डी है यह देखो दिया हुआ है ऑक्सीजन के कारण। जो देखो जो शैंपेन और सोडा है प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, 2021 के आर्मी के पेपर में आ रखा है। सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। तो शैंपेन और सोडा में जो बुलबुले हैं यह देखो किसके कारण बनते हैं? तो यह बनते हैं CO2, यह बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि है आपका यहाँ पे यह देखो दिया गया है कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन? हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल या फिर फ्लोरीन? निम्न में से कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, तो चलिए जल्दी से बताइएगा निम्न में से जो है कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? तो कार्बन का जो शुद्ध रूप है ना यह है देखो हीरा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हीरा, डायमंड। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है देखो क्या सवाल है आपका यहाँ पे, यह आपसे किया गया है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर हाईएस्ट? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री केल्विन या फिर 4 डिग्री सेल्सियस? जो जल का जो घनत्व है यह किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? सभी लोग को करना है और बिल्कुल सही बताना है, किसी से भी जो है यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जल्दी से करेंगे। तो जल का जो घनत्व है यह देखो अधिकतम होता है ये देखो अधिकतम होता है कितने पर? तो यह अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जिनका भी आंसर है ऑप्शन डी उन सभी ने यहाँ पे बिल्कुल सही किया है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि आपका देखो यहाँ पे यह आपका सवाल है 29 नंबर सवाल है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? बाय हुम इज द डेंसिटी ऑफ मिल्क मेजर्ड? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर नेक्स्ट में आपका हाइग्रोमीटर? निम्न में से किसके द्वारा जो है दूध के घनत्व को मापा जाता है? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, तो चलिए जल्दी से करिएगा और बताइएगा क्या होगा। जो दूध का घनत्व है इसको किसके द्वारा मापते हैं? तो दूध का जो घनत्व है इसको देखो मापा जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए लैक्टोमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है देखो 30 नंबर सवाल है और साइंस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आपका मैथ शुरू हो जाएगा। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? हाउ मेनी कलर्स डज अ रेनबो शो? 7, 10, 12 या फिर 5? ये इंद्रधनुष जो है यह कितने रंग दिखाता है? सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है, तो चलिए जल्दी से बताइएगा क्या होगा। जिन्होंने अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया है सभी जरूर शेयर करेंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ, उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा
और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। तो इंद्रधनुष जो है यह देखो कुल 7 रंग दिखाता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए 7। चलो अब जो है यहां से आपका मैथ शुरू हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है आपका। यह देखो यहां पे दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे देखो आपका कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल जो आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना, हम लोग को यहाँ पे चाल निकालनी है, ठीक है। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, ठीक है। 250 मीटर दूरी है, समय ले रहा है 15 सेकंड का, मतलब कि ये हो गया देखो दूरी बटा में समय, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे, हम लोग अभी जो है ये मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, और हमें आंसर करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको जो है किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए जो है देखो हमें 18/5 से गुना करना पड़ता है। अब जो है ये आपका बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक सबका हो गया ना। इसको कट करते हैं, ठीक है। 5 से जो है यह देखो कट जाएगा 50 बार में, फिर इसको कट करो 5 से 3 बार में, और ये कट गए 10 बार में। 3 से जो है ये आपका कट होगा 6 टर्म में। तो राइट आंसर कितना आ गया? तो ये आ गया देखो 10 × 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि राइट आंसर क्या है? तो यह देखो आपका 60 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। जिन्होंने भी आंसर किया है बी को, आप सभी ने बिल्कुल सही बताया हुआ है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, ये देखो आपको दिया गया है कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा का वेग कितना है? ठीक है, ये जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले क्या करेंगे, पहले जो है हम लोग धारा की दिशा में चाल निकालेंगे, ठीक है। धारा की दिशा में चाल, ठीक है। तो जो धारा की दिशा में चाल होती है उसको x लिखते हैं, ठीक है। x इक्वल टू कितना हो गया? देखो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी है 8 किलोमीटर, समय ले रहा है 1 घंटा, तो ये हो गया देखो आपका 8/1, मतलब कि ये कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्या होगा? तो आपका धारा की विपरीत दिशा में चाल, ठीक है। अब जो है क्या निकालेंगे? तो अब जो धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे, इसको देखो डिकोड करते हैं y से, ठीक है। क्या हो गया चाल बराबर? तो ये होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी है 2 किलोमीटर का, बटा में समय हो गया 1, मतलब कि चाल इसका कितना हो गया? तो इसका भी जो चाल है वो हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटे। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है धारा का वेग, स्पीड ऑफ द। यहाँ पे देखो ये थोड़ी सी इंग्लिश वाली मिस्टेक हुई, ठीक है, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देंगे आप सब। चलिए बताइएगा क्या होगा? धारा का वेग, ठीक है। धारा का वेग कितना है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो धारा का जो वेग है इसको देखो कैसे निकालते देते हो, इसको निकालते हैं 1/2 इंटू x माइनस वाई करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया देखो 1/2 इंटू में 8 माइनस 2, ये कितना आ गया? तो ये आ गया देखो 1/2 इंटू में 6, 2 से कट करोगे तो 3 बार में कट हो जाएगा। मतलब राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है देखो 3 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये जो है आपसे यहाँ पे किया गया, देखो ये सवाल है आपका कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगना हो जाएगी, ठीक है। जो ऑप्शन है ये इस प्रकार से लिखे गए हैं, देखो 8.1/3, 8 इंटीजर 1/3 है। नेक्स्ट में दिया हुआ है देखो 7 इंटीजर 6/5। उसी प्रकार से अगला भी है, ये लिखा हुआ है देखो 8 इंटीजर 6/9, और ये लिखा हुआ आपका 5 इंटीजर 5/7, ठीक है। पूर्णांक में दिए हुए हैं। कैसे होगा? देखो यहां पर जो आपको क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। समय कितना है? तो समय देखो आपका t = 12। हम लोग एसआई मान लेंगे x, ठीक है, और जो p है जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसको भी मान लेंगे x। आपको क्या बोला है? आपको बोला है किस वार्षिक प्रतिशत दर से आपको निकालना है r। r इक्वल टू फॉर्मूला होता है देखो यहाँ पे 100 इंटू में SI, और बाई में होता है देखो आपका यहाँ पे P इंटू टी, ठीक है। अब क्या हो गया? तो R इक्वल टू हो गया आपका 100 इंटू में SI है x, P भी है x, और T कितना है? तो T है देखो आपका 12। x कट गया, कट करोगे इसको देखो तो ये कितनी बार में? तो मानो 2 से 6 टर्म में। फिर उसके बाद इसको कट करोगे तो ये देखो हो गया 2 से 50 टर्म में। फिर मानो इसको कट करना है तो ये हो गया 2 से 3 टर्म में, और ये हो गया आपका देखो यहाँ पे 2 से 25 टर्म में, ठीक है। तो आपका देखो आ रहा है R इक्वल टू 25/3। इसको जब कट करिएगा ना तो ये आएगा आपका 8.1/3। ये जो है राइट आंसर होगा 8.1/3%। क्या हो गया राइट आंसर? तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल ये जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये सवाल मिला हुआ है आपका यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो है आपसे किया हुआ है देखो कि एक पहिया का व्यास 1.26 मीटर है, ये एक चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। ये जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। एक चक्कर लगा रहा है, मतलब कि वो जो है पूरा का पूरा एक परिधि घूम जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया? ये परिधि हो गया, ठीक है। जो आपका पहिया है वो कैसा होता है? तो वो वृत्ताकार होता है, मतलब कि वृत्त का परिधि, ठीक है। वृत्त का परिधि ये कितना होता है? तो ये होता है देखो 2πr, ठीक है। यहाँ पे अब देखो पाई को एक तरफ ला लो, और इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं, पाई इंटू 2r, इतना तो लिख ही सकते हैं। यदि इस प्रकार से फॉर्मूला है तो पाई इंटू 2r इतना भी लिख सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे आपको व्यास दिया हुआ है, पहले पाई का वैल्यू लिख लो। पाई का वैल्यू हो गया देखो 22/7।
अब आपको यहाँ पे 2r दिया हुआ है, ये देखो जो व्यास होता है वह त्रिज्या का दुगना होता है, मतलब कि 2r इक्वल टू यहाँ पे आपको मिला हुआ है 1.26, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका यहाँ पे इंटू में 1.26, यहां तक आगे होंगे सभी। अब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या होगा राइट आंसर, तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल मल्टीप्लाई करने पे 3.96, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे आपका कितना आया, तो आपका यहाँ पे आ गया देखो 3.96। अब क्या बोला कि 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा, तो कुछ नहीं, यहाँ पे आपको निकालना है देखो 500 चक्कर का, तो इसको कर दो मल्टीप्लाई 3.96 इंटू में कर दो 500 से, ये डेसिमल हटाएगा तो नीचे आ गया आपका 100, ये दो जीरो से ये दो जीरो से कट गए, मतलब कि आपका हो गया देखो 396 गुना में 5। जब 396 गुना 5 करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ गया देखो आपका 1980। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये है 1980 मीटर। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी 1980 मीटर हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये सवाल है देखो आपका, देखो कि एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति कितनी है, ठीक है। आपको एवरेज स्पीड बताना है, तो औसत गति ये देखो, ये जो है आपको x बोलते हैं इसको, और इसको जो है y बोलते हैं, ठीक है। जो जिधर जाने का हो गया वो x, वो लौटने वाले को y बोलते हैं। x इक्वल टू कितना है, तो ये हो गया देखो आपका 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। y इक्वल टू कितना है, तो y इक्वल टू हो गया देखो आपका 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है औसत गति का, तो औसत गति का देखो फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स वाई, बाई में होता है आपका देखो x प्लस वाई, ठीक है। 2 इंटू में x कितना है, तो यह है देखो 60, इंटू में y कितना है, तो यह है आपका 40, बाई में क्या आ गया x प्लस वाई, मतलब कि 60 और 40 कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 100। ये देखो दो जीरो से जो है दो जीरो कट जाएंगे, तो 2 छक 12 और फिर 12 चौक कितना हो गया, तो ये हो गया 48, मतलब कि राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो गया देखो 48 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या हो गया राइट आंसर, तो यह है आपका ऑप्शन बी हो गया सभी का यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल यह जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अगला सवाल है आपको देखो यह मिला हुआ है कि एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है तथा इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक इस बेलन की ऊंचाई कितनी है, ये जो आपको यहाँ पे एच बताना है, ठीक है। आपको देखो व्यास दिया हुआ है, व्यास इक्वल टू हो गया डी, डी इक्वल टू हो गया 42, आर निकाल लो तो आर हो गया आपका 42 बाई में 2 कट करोगे तो आ जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने आर निकाल लिया। अब क्या बोला है, तो आपको देखो यहाँ पे बोला हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो ये है देखो आपका 1320। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है देखो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इक्वल टू हो गया आपका 1320। अब क्या हो गया, तो ये हो गया देखो 2 पाई आर एच इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू में आर कितना है, तो आर है आपका 21 और इंटू में एच आपको पता नहीं तो हो गया एच, और इक्वल टू में यहाँ पे आपका रहेगा 1320। यहां तक सबको आगे होंगे। 7 से देखो ये जो आपका 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, तो ये आ गया देखो आपका 22 दूनी 44, 44 गुना 3 करिएगा तो हो गया आपका 132, तो ये हो गया देखो आपका 132 गुना एच और बराबर में हो गया यहाँ पे 1320, ठीक है। अब एच इक्वल टू करोगे तो क्या हो गया, तो ये हो गया आपका देखो 1320 बटा में 132, कट करोगे तो आ गया 10, मतलब कि एच इक्वल टू क्या है, तो एच इक्वल टू है आपका 10 सेंटीमीटर। क्या हो गया राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन सी आ गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो, यह जो है आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह आपको मिला हुआ है कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो देखो ये ए हो गया, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बोला ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है। ए कितना है, तो ए हो गया 2 आवर, बी कितना है, तो बी हो गया देखो 3 आवर, ठीक है। जब भी दोनों को साथ में मिलकर बोले तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आप सबको पता है, वो हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं, ए इंटू बी बाई में ए प्लस बी। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 2 गुना 3 बटा में हो गया देखो 2 प्लस 3, ठीक है। ये कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 6 बटा 5। कितना आ रहा है आपका, तो आपका यहाँ पे आ रहा है 6 बटा 5 घंटा, ठीक है। इसको मिनट में बदल लो पहले, तो ये हो गया देखो 6 बटा 5 गुना मिनट में बदलोगे तो मिनट में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो 60 से जो है गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 5 से जो 60 है देखो 12 बार में कट हो जाएगा, तो कितना आ रहा है, तो हो गया 12 छक 72, मतलब कि आपका आ रहा है देखो 72 मिनट। अब जो 72 मिनट है इसको देखो यहाँ पे हम 1 घंटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका 60 मिनट इसमें से खत्म हो गया और बचा 12 मिनट, मतलब कि राइट आंसर क्या आएगा, तो ये आएगा 1 घंटा 12 मिनट। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये है आपका ऑप्शन सी। जिनका भी आंसर सी आया आप सबने बिल्कुल सही किया हुआ है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखो, यह दिया गया है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, इनका गुणनफल 96 है, इनका योगफल कितना होगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, तो माना वो संख्याएं कितनी कितनी है, तो माना जो संख्या है वो मानो हो गई एक 2x और एक हो गई 3x, ठीक है। इनका गुणनफल मतलब कि हो गया आपका 2x इंटू 3x इक्वल टू में आ गया 96। ये हो गया देखो 6x² इक्वल टू हो गया आपका 96।
एक्स स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 96 बाई में 6, ठीक है। इसको जब कट करोगे ना तो कितनी बार में कट होगा, तो यह हो गया देखो 1 और नेक्स्ट में आपका बचा 3 और 6, तो ये कितना बार में जाएगा, तो जल्दी से करेंगे और सभी लोग करेंगे। यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, बिल्कुल सही जो है सभी को करना है, तो ये देखो हो गया 16 बार में, ठीक है। 16 से 96 हो गया। अब x इक्वल टू करोगे तो ये आ गया आपका अंडर रूट में 16, मतलब कि ये हो गया आपका 4, x का वैल्यू आपका 4 आ रहा है। अब क्या बोला, इनका योगफल कितना है, ठीक है, इनका आपको योग निकालना है, तो ये योग इक्वल टू होता है देखो 2x प्लस में 3x, ठीक है, यही हुआ ना। ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 5x, ये कितना हो गया, तो 5 इंटू में x का वैल्यू हो गया 4, तो ये आ गया 20। क्या हो गया राइट आंसर, तो ये है आपका ऑप्शन बी 20 हो गया सभी का यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है। देखो ये सवाल किया गया है आपसे कि एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर तथा 5 मीटर है, कमरे की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। आपसे एल पूछा हुआ है, एल कितना आएगा, उसके साथ साथ यहाँ पे देखो आपको बी मिला हुआ है चौड़ाई ब्रेथ जो कि कितना है, तो वो 8 है, एच मिला हुआ है हाइट जो कि कितना है, तो वह 5 है, ठीक है। आपको क्या बोला, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 4 दीवारों का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना दिया है, तो वह देखो दिया हुआ है 220, ठीक है। 4 दीवारों का जब भी क्षेत्रफल बोले तो एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, तो वो होता है देखो 2 इंटू में एल प्लस बी और इंटू में आपका होता है एच, इक्वल टू कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 220। यहां तक लगभग सबको ही आगे होंगे। अब क्या होगा, तो ये देखो होता है 2 इंटू में एल, एल कितना है, तो एल देखो आपको पता नहीं है, ठीक है, प्लस में बी कितना है, तो बी देखो आपको दिया गया ये है 8 इंटू में एच कितना हो गया, तो ये हो गया 5, बराबर में हो गया देखो आपका 220, ठीक है यहां तक। अब देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो जो कि ब्रैकेट के बाहर है, तो ये कितना आ गया, तो ये हो गया देखो यहाँ पे एल प्लस 8 इंटू में हो गया यहाँ पे आपका 10, बराबर में हो गया आपका 220। ये देखो 0 से 0 कट गया, तो अब क्या आ गया, तो अब आ गया देखो एल इक्वल टू 22 माइनस में 8, जब 22 माइनस 8 करोगे तो कितना होता है, तो ये होता है 14, मतलब कि राइट आंसर कितना हो गया, तो ये हो गया 14 मीटर। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये है आपका 14 मीटर। कहां पे राइट आंसर हुआ, तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी आ गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अगले सवाल पे, जो कि है आपका यहाँ पे देखो यह आपको दिया गया है कि 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा, ठीक है। मध्यानुपाती देखो ये जो है इसको ए बोलते हैं और ये जो इसको बी बोलते हैं, ठीक है। मध्यानुपाती निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है देखो अंडर रूट में ए इंटू बी, तो अंडर रूट में ये हो गया 6, बी कितना है, तो बी है 54, 54 को सिंपली क्या करिए तोड़िए, ठीक है, तो अंडर रूट में आ गया ये 6, 54 को जब आप तोड़ोगे तो कितनी बार में जाएगा, तो ये देखो हो गया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, इतने बार में जो है कट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 2 6 के लिए 1 6 बाहर आ जाएगा, 2 3 के लिए 1 3 बाहर आ जाएगा, मतलब राइट आंसर कितना हो गया, तो ये हो गया 18। इनका मध्यानुपाती कितना होगा, तो वो होगा ऑप्शन डी आ गया सभी का यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समान समतुल्य बट्टा क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि समतुल्य बट्टा क्या होगा, चलिए सबको बताएंगे यहाँ पे क्या होगी, ठीक है। का समतुल्य बट्टा जो है कितना होगा, समतुल्य बट्टा निकालने का पता आप सबको है, कैसे निकालते हैं यहाँ पे, तो वह देखो क्या होता है, तो सिंपल सा हम लोग को क्या निकालना है, समतुल्य बट्टा बताना है। तो पहले यहाँ पे मानो हो गया हमारा विक्रय मूल्य हम लोग निकालेंगे, तो हमारा जो अंकित मूल्य है वो मानो हमने मान लिया 100, ठीक है। अब क्या बोला, 100 का 20% छूट दिया, ठीक है, 100 का 20% छूट दिया, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 80%, ठीक है। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा देखो आपका बट्टा में 100, फिर गुना में इसमें से वापस इसने जो है 15% का छूट दिया, तो अब ये कितना हो गया, तो अभी हो गया 85, फिर बटा में लग गया आपका यहाँ पे 100। यहां तक हो गया सभी का। सिंपल सा तरीका है, देखो ये जो 2 जीरो है इन 2 जीरो से इनको कट कर दो, ये 1 जीरो से मानो ये कट गया, 5 से देखो 17 बार में कट होंगे, 5 से जो है ये आपका 2 बार में कट हो जाएंगे, ठीक है। फिर 2 से ये 4 बार में, मतलब कि 17 चौका कितना आ गया, तो 17 चौका जो है आपका आ गया 68, ठीक है। आपने विक्रय मूल्य पता कर लिया 68। अब आपसे पूछा गया, आपसे पूछा है समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा इक्वल टू क्या, तो मानो जो आपने अंकित मूल्य माना था 100, उसमें से 68 को घटा दो, कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका यहाँ पे 32%। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए आ गया सभी का यहाँ पे। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो ये सवाल है आपका, क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं, एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग जो है यहाँ पे लिख लेंगे, माना जो मैक्सिमम मार्क्स है, जो अधिकतम अंक है वह देखो हमने मान लिया x, ठीक है। यहाँ पे अब आपको क्या बोला, उत्तीर्ण होने के लिए जो है 35% अंक लाने होते हैं, मतलब कि ये क्या हो गया, तो ये हो गया देखो x का 35%, जो टोटल अंक है जो अधिकतम अंक है उसका इसको 35% लाना होता है। वह क्या हुआ, 40 अंक लाया लेकिन 30 अंक से फेल हो गया, मतलब कि वो जो है 35% मार्क्स भी नहीं ला पाया। तो इसको 35% लाने में और कितना का जरूरत था, तो इसको देखो जरूरत था और 30 का, तो यहाँ पे प्लस में 30 कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, तो ये हो गया देखो x गुना में
35/100 और इक्वल टू में है ये आपका 70। ठीक है, अब क्या आ गया, तो x इक्वल टू हो गया देखो 70 गुना में 100 और नीचे बटा में आ जाएगा 35। इसको उधर से इधर लाएंगे तो 35 से देखो ये दो बार में कट हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू कितना हो गया, तो ये हो गया 200। क्या है राइट आंसर, तो वो है आपका ऑप्शन ए। आ गया सभी का यहाँ पे। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये सवाल है देखो आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया है कि एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं तथा 864 छात्र हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। आपको जो है यहाँ पे कुल विद्यार्थी बताने हैं कि टोटल छात्र जो है कितने होंगे, कुल विद्यार्थी जो है कितने हैं। चलिए इसको निकालेंगे यहाँ पे, और सभी लोग जो है बिल्कुल सही यहाँ पे अपना अपना आंसर बताएंगे, किसी से भी जो है यहाँ पे देखो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है, माना कि जो कुल विद्यार्थी हैं, ठीक है, माना कि क्या करेंगे हम लोग मान लेंगे कुल विद्यार्थी जो है वो मानो हमने मान लिया x। ठीक है, यहाँ पे अब क्या बोला है, हम लोग क्या करेंगे, तो वो देखो हो गया आपका छात्रों की संख्या। ठीक है, छात्रों की संख्या पहले लिख लेंगे। देखो मानो 100% है, ठीक है, 100% है, उसमें से 36% लड़कियां हैं। ठीक है, 36% लड़कियां हैं, मतलब कि लड़के कितने हैं, तो लड़के जो हैं आपके हैं देखो 64%। ठीक है, तो इसलिए जो कुल विद्यार्थी हैं उसका 64% जो है लड़का लोग है, तो ये हो गया देखो 64 बटा में 100% हटाएंगे तो, और लड़का कितना है, तो लड़का है देखो आपका 864। ठीक है, अब x इक्वल टू कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 864 गुना में 100 और फिर बटा में आ जाएगा आपका 64। यहां तक तो सबको आगे होंगे। ठीक है, अब जो ये है देखो इसके आगे क्या होगा, ये आप सब जल्दी से करो और बताओ यहाँ पे क्या आएगा राइट आंसर, इसके आगे जो है क्या होगा। अब जो ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ठीक है, मैंने आधा सॉल्यूशन कर दिया है, अब आप सबको पूरा सॉल्यूशन करना है, और याद रखेंगे यही चारों में से जो एक राइट आंसर है। सभी लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाइए और करेंगे कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सभी को आंसर करना और बिल्कुल सही बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ये जो है आपका आज का होमवर्क है, यहां तक मैंने कर दिया, आपको आगे खुद से बढ़ना है। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे, ये जो है आपको दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन जो है ये आपसे किया हुआ है, देखो यहाँ पे ये सवाल है आपका कि सुरेश प्रतिदिन 450 मिलीलीटर दूध पीता है, वह 2 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करेगा। ठीक है, प्रतिदिन कितना पी रहा है, तो 450 मिलीलीटर पी रहा है। अब 2 सप्ताह में कुल दिन निकाल लो, 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 2 सप्ताह इक्वल टू मानो हो गया 14 दिन। ठीक है, अब एक दिन में पी रहा है 450 मिलीलीटर, तो 14 दिन का कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 14 गुना में 450। ठीक है, अभी आपका एमएल में है, आपको आंसर देना है देखो लीटर में, तो लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें जो 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक लीटर में जो 1000 मिलीलीटर होता है। अब 14 गुना जब 450 करोगे ना, तो ये देखो आएगा आपका 6300। ठीक है, और नीचे क्या हो गया, तो बटा में हो गया आपका 1000। 6300 बटा 1000 करोगे तो कितना हो गया, तो 3 अंक के बाद मानो दशमलव बिठा दो, तो ये हो गया 6 दशमलव में 3 अंक के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो ये पीछे 2 जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता, मतलब इसका राइट आंसर क्या है, तो ये देखो 6.3 लीटर। क्या हो गया राइट आंसर, तो ये है आपका ऑप्शन डी। आ गया सभी का यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो अगला सवाल है आपका, ये जो है आपको यहाँ पे मिला हुआ है क्वेश्चन है, देखो चलो अगला सवाल है आपका कि एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, नए नाविक का भार कितना है। ये जो है आप सबको यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पहले जो हम लोग निकाल लेंगे कि भार में जो है कुल कितना वृद्धि हो रहा है। ठीक है, भार में वृद्धि पहले पता कर लेंगे। तो देखो क्या है, तो 800 ग्राम है, ग्राम को पहले क्या करना है, केजी में बदल लेना है। ठीक है, क्योंकि आंसर केजी में करना है, तो ये देखो 1000 हो गया, बटा में गुना में आपका क्या आ गया, तो गुना में देखो टोटल कितना लोग बढ़ रहा है, तो टोटल कितना नाविक है, तो टोटल नाविक है देखो 10। ठीक है, यहां तक हो गया सबका। ये देखो ये जीरो से ये जीरो, ये 2 जीरो से जाएंगे, ये 2 जीरो कट जाएंगे, मतलब कि भार में वृद्धि कितनी हो रही है, तो ये हो रही है देखो 8 केजी की। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे क्या बोला, अब से यहाँ पे आपको बताना है नए नाविक का भार। ठीक है, नया नाविक का भार कितना है, तो पहले से देखो कितना था, तो पहले से था 56। यहां तक क्लियर है, पहले से वो लोग 56 केजी का था, 8 और बढ़ जा रहा है, मतलब कि ये कितना आ गया, तो ये है आपका देखो 64 केजी का। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये इसका राइट आंसर है देखो ऑप्शन डी, 64 केजी हो गया सभी का यहाँ पे। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो आपको यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपसे किया हुआ है। देखो ये सवाल है कि जिस प्रकार अध्ययन का संबंध ज्ञान से है, उसी प्रकार कार्य का संबंध से है। एज स्टडी इज रिलेटेड टू नॉलेज, इन द सेम वे वर्क इज रिलेटेड टू वेतन, प्रशिक्षण, रोजगार या फिर अनुभव। जिस प्रकार अध्ययन का संबंध जो है ज्ञान से है, उसी प्रकार जो कार्य है इसका संबंध किससे है।
चलिए सबको बताएंगे और करेंगे यहाँ पे क्या होगा। तो देखो, जिस प्रकार अध्ययन करने पर हमें ज्ञान मिलता है, जिस प्रकार स्टडी करने पर हमें नॉलेज मिलता है, उसी प्रकार कार्य करने पर जो हमें देखो एक्सपीरियंस, उसी प्रकार कार्य करने पर जो है हमें अनुभव मिलता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये देखो दिया गया है, क्या सवाल है आपका यहाँ पे देखो, ये जो है आपसे किया गया है कि अगला पद ज्ञात करें। दुख संतावना, सौरो कंसोलेशन, सूखा अकाल, सुखी खुशी उत्तेजना, या फिर देखो ग्रह परिक्रमण, या फिर दर्द सामक। सामक का मतलब देखो दवा भी होता है, याद रखेंगे ये दवा भी है, ठीक है। चलो बताना है, सामक का मतलब याद रखना दवा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सामक का मतलब दवा भी समझ सकते हो। अगला पद बताना है, अगला पद जो है क्या होगा, ये जो है आप सबको यहाँ पे आंसर करके बताना है। देखिए, जिस प्रकार दुख में जो है संतावना दिया जाता है, ठीक है, जब दुख होता है तो दुख पर संतावना देते हैं, सौरों पर जब हम लोग कंसोलेशन करते हैं, उसी प्रकार जब दर्द होती है तो दर्द में दवा दी जाती है। तो क्या हो गया राइट आंसर? तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी, दर्द का दवा, दर्द का सामक, ठीक है, सेडेटिव मिलता है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ये यहाँ पे अगला सवाल है आपका देखो कि असमान पदों की पहचान करें, आइडेंटिफाइड द ऑड पोजीशंस। यहाँ पे है देखो इन्वायरमेंट, वातावरण जिसको बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मानो लिख दे रहा हूं वातावरण। अगला सवाल है आपका देखो यहाँ पे मुखौटा, फिर है भीड़, फिर है छिपाना। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि आपका असमान है, जिसमें जो है आपको यहाँ पे जो है बताना है, असमान की पहचान जो है आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। चलिए सबको बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे एक चीज याद है ना, ये यहाँ पे आवरण लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे सबको, यहाँ पर जो आपका आवरण लिखा हुआ है, कवर लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत है, आवरण यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका आवरण लिखा हुआ है, जैसे कोई छिपता है ना तो उसको आवरण बोलते हैं, कि वो छिपा हुआ है, वह आवरण लिया हुआ है, वो खुद को कवर किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका कवर है, आवरण है, बी में मास्क है, सी में क्राउड है, और डी में हाइड है, ठीक है। चलिए इसमें बताइएगा अलग कौन सा है। यहाँ पर जो आपको अलग, यहाँ पर जो आपको विषम बताना है, असमान बताना है। तो देखो यहाँ पर जो विषम है, यहाँ पर जो असमान है ना, वह कौन है? तो वह है आपका भीड़। वह कौन है? तो वह है आपका क्राउड। कैसे ये अलग है? क्योंकि देखो आवरण या फिर इसको बोलते हैं कवर या मास्क या फिर छिपाना, इन सब में कहीं ना कहीं जो है मतलब छिपने से छुपा हुआ है, बचने से छुपा हुआ है, लेकिन जो भीड़ है, क्राउड, ये थोड़ी अलग है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो, यह आपको दिया हुआ है 49 नंबर सवाल है, ये आपसे किया गया है देखो कि भिन्न की पहचान करें, आइडेंटिफाई द डिफरेंस। नेपाल, आयरलैंड, इंडोनेशिया या फिर अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि भिन्न है, जो कि अलग है? चलिए सबको करना बिल्कुल सही बताना है, जल्दी से बताएंगे। यदि आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो सभी जरूर लाइक बटन प्रेस करिएगा। उसके साथ साथ सभी शेयर जरूर करेंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जो है बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। भिन्न की पहचान करें, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि अलग है? तो देखो नेपाल और इंडोनेशिया और अफगानिस्तान, ये तीनों के तीनों जो है ना, ये तीनों के तीनों देखो आते हैं एशिया महाद्वीप में, ठीक है, एशिया महाद्वीप में आते हैं। लेकिन जो आयरलैंड है यह अलग है, क्योंकि जो आयरलैंड है ये आता है यूरोप कॉन्टिनेंट में, ये जो है यूरोप में आता है, ठीक है, ये अलग हो गया। चलो अब जो है आपका आज का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको दिया हुआ है देखो कि जिस प्रकार फैसला का संबंध सुनाना से है, उसी प्रकार नियम का संबंध से है। चलिए बताइएगा क्या होगा? कार्यान्वित करना, अनुपालन करना, मानना या फिर पेश करना। क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए बताइएगा क्या होगा। जिस प्रकार जो फैसला का संबंध है, यह देखो सुनाने से है, बताने से है। जिस प्रकार यहां पर जो आपका जजमेंट रिलेटेड है प्रोनाउंसमेंट से, उसी प्रकार जो रूल है यह किससे संबंधित है? तो देखिए, जिस प्रकार फैसला को सुनाते हैं, किसी को बताते हैं, उसी प्रकार जो नियम है उसको जो इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको जो है कार्यान्वित करते हैं, उसको जो है लागू करते हैं। क्या हो गया राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया देखो ऑप्शन ए। चलो इसी के साथ जो है आपको आज के 50 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। सबको पता है, इसको जरूर बताइएगा कि आपने 50 में से कितना क्वेश्चन सही किया। उसके साथ साथ मैंने आज आपको मैथ का थोड़ा सा होमवर्क दिया था, आगे अगला बताने के लिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आधा मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद आपको बस एक पोस्ट आगे बढ़ के आपको आंसर करना था, क्या होगा उसका भी आंसर सबको जरूर बताएंगे। और सबको जरूर बताइएगा कि 50 में से जो है आप सबने कितने क्वेश्चन को सही किया है। ऑल ऑफ यू बाय। अब सीधे आपसे मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे, जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की स्पेशल जीके जीएस की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय। मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। नई साल आने वाली है, नया साल जो है आप सभी के जीवन में इंडियन आर्मी की वर्दी को लेकर आए। जो नया साल है 2022 का, यही दुआ होगी भगवान से कि वो आपके लिए इस साल आर्मी की वर्दी लेकर आए और आप सभी जो है इंडियन आर्मी में फौजी बने, और आपने जो सपना देखा है फौज में जाने का वो आपका पूरा हो नए साल में। तो ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मिलूंगा आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे, जब आएगी हमारी सीधे इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय। मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलूंगा आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत।